धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के बागपत में इंतशार अली दरोगा ने पहले कहा कि वो दाढ़ी नहीं कटवाएंगे, लेकिन जब उनका सस्पेंशन हो गया तो उन्होंने दाढ़ी कटवा दी। सस्पेंशन उनका खत्म कर दिया गया, उनको नौकरी पे बहाल कर दिया गया। सवाल पहले भी थे, सवाल बाद में भी हैं, तो उन्हीं सवालों में से कुछ सवालों पर आज के इस डिबेट में बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान जुड़ रहे हैं। उनसे एक पहलू तो ये रहेगा कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहते हुए क्या कोई ऐसा मामला उनके सामने आया। दूसरे, पत्रकारिता का बहुत लंबा अनुभव रखते हैं। मैं ये कहूं कि मुसलमानों में अगर कोई वाहिद इंग्लिश का अखबार मिल्ली गजट जो चलाते हैं वो अकेले कैसे पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता के हिसाब से वो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, दो पहलुओं में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया जी। पहला मेरा सवाल है, आप 3 साल सीट पे रहे हैं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की, तो राजधानी का जो अल्पसंख्यक आयोग है उसके सामने कोई ऐसा मामला आया तो आप लोगों ने कैसे हैंडल किया और कहां का वो मामला था? नहीं, दिल्ली का तो कोई मामला ऐसा नहीं आया। अलबत्ता हमारे सामने कोयम्बटूर एयरपोर्ट का एक ऐसा वाकया हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा जिसमें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वहाँ पे कोयम्बटूर एयरपोर्ट के ऊपर उनका फायर ब्रिगेड का जो स्टेशन है वहाँ पर कुछ मुसलमान मुलाजिमीन ने दाढ़ी रख ली और उस पर भी यही कार्रवाई हुई जो कि यहाँ पे हुई है। उसके बाद हमने उनको नोटिस भेजा कि आपने किस कानून के तहत भेजा है, कैसे किया है आपने, तो उसका जवाब आया कि इन्होंने इजाज़त नहीं ली। वही बात जो यहाँ पे कही जा रही है, इन्होंने इजाज़त नहीं ली है, लेकिन उसमें ये भी था कि अगर ये इजाज़त मांगेंगे तो हम उनको दे देंगे। तो ये हुआ, ये वहाँ पे हमारे ख़त की वजह से फिर उन्होंने इजाज़त मांगी और उनको दे दी गई और वो बहाल हो गए। तो इस तरह से मामला ख़त्म हो गया। जो अभी बागपत में जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि उस सिलसिले में हमारे जो भाई जो दरोगा साहब थे उन्होंने जल्दी कर दी। उनको ज़रा सा कुछ लड़ाई तो लड़नी चाहिए थी उनको कुछ, जो है इसलिए कि हमारे यहाँ अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने दरख्वास्त दी थी और दरख्वास्त पे उसमें अमल नहीं किया गया। दरख्वास्त दी थी तो उसका कुछ जवाब आना चाहिए था कि वह दरख्वास्त पे क्यों आप हम इसको कबूल नहीं कर रहे हैं। और अगर उनकी दाढ़ी बहुत लंबी है तो उनसे कह सकते थे भाई दाढ़ी छोटी कर लीजिए आप। इसलिए कि इनका ख्याल है, यानी फ़ौज का भी और पुलिस का भी ये ख्याल है कि लंबी दाढ़ी की वजह से उसको अपने जो काम है उसको करने में हर्ज हो सकता है। लेकिन मैं इसी में ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कानून बहरहाल मुसलमानों के लिए बना हुआ, इसलिए कि हिंदू दाढ़ी रखते नहीं हैं या दूसरे लोग भी नहीं रखते हैं, सिर्फ सिख रखते हैं। सिखों के साथ पूरा इम्तियाज़ मौजूद है। सिख जो है दाढ़ी रखें, सिख जो है बहुत बड़ी पगड़ी पहने, उसमें कोई मसला नहीं है। बल्कि यहाँ तक कि वो किरबान भी रखें तो वो भी कानूनी तौर से बिल्कुल जायज़ है। इसलिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 25 में उसमें लिख दिया गया है कि सिखों को अपनी किरबान रखने का भी हक है। आर्टिकल 25 को लेकर, सिखों के अधिकारों को लेकर मैं बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसी पे रहना चाहता हूं और यहीं से एक सवाल उभरता है। आपने कहा कि आपने लेटर लिखा अथॉरिटी को कि भाई आपने इनको क्यों सस्पेंड कर दिया, तो अथॉरिटी ने कहा कि इन्होंने अनुमति यानी कि इजाजत यानी कि परमिशन नहीं ली थी, और उन लोगों ने बाद में जब परमिशन मांगी तो अथॉरिटी ने उनको परमिशन दे दी। यहाँ कल मेरी उत्तर प्रदेश के जो डीजी रहे हैं, पूर्व आईपीएस हैं वीएन राय साहब, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि अनुमति अगर मांगेगा तो भी नहीं दी जा सकती है, नियम में अनुमति देना है ही नहीं। नहीं, अगर उनमें लिखा हुआ है कि अनुमति मांगी जाए इसका मतलब है गुंजाइश है। न देना एक अलग बात है, वो तो हर अफसर के दिमाग पे होता है कि वो क्या किस तरफ कैसे सोचता है वो। लेकिन अगर रूल्स में लिखा हुआ है कि दरखास्त की दी जाए, इसका मतलब है कि उसकी गुंजाइश है और वो दी जा सकती है। और मैं समझता हूँ हमने देखा भी है अपनी ज़िंदगी में, ऐसे पुलिस वालों को देखा जिन्होंने दाढ़ी रखी हुई, देखा है हमने। ऐसा बहुत बड़ी लंबी लंबी नहीं, लेकिन एक दाढ़ी रखी हुई है तो इसकी गुंजाइश मौजूद है। और ख़ुद जो है दूसरे में बल्कि यहाँ तक कि जो हमारी जो नेवी है, नेवी के अंदर भी दाढ़ी रखी जाती है, ऐसा तो नहीं है। तो उसकी गुंजाइश मौजूद है। और अगर नहीं है तो उसके लिए बहरहाल हमारी कौम को लड़ाई लड़नी चाहिए, जिस तरह से कि सिख कौम ने लड़ाई लड़ी है।
जिस तरीके से सिख कौम ने लड़ाई लड़ी है उसी तरीके से कौम को ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी। लेकिन नेवी के अलावा जो मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई है, वो लिखते भी रहते हैं, बड़े अखबारों में उनके आर्टिकल छपते रहते हैं, सेकुलर माइंड के माने जाते हैं, एक बड़ी इमेज रखते हैं। हाशिमपुरा की लड़ाई उन्होंने लड़ी और उन्हीं की वजह से 19 पुलिस वाले जो पीएससी के थे उनको आखिरी सांस तक सजा भी हुई है। उन्होंने कहा नेवी के अलावा कहीं पे दाढ़ी रखने की इजाजत ही नहीं है। नहीं, देखिए, अगर नेवी में है तो बाकी जगह क्यों नहीं हो सकती है भाई? नेवी तो फौज का हिस्सा है, नेवी कोई दूसरा थोड़ी के ऊपर से आ गया है। तो इजाजत है, ये तो आपकी सोच की बात है। अब आप कहते हैं कि साहब हमारे लिए वक्फ की जो है कमेटी बना दो, लेकिन नहीं बनाते, जबकि सिखों के लिए बना रखा है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना रखा है ना, वो बाकायदा उसको एक सरकारी हैसियत हासिल है। सरकारी जैसे और जगह इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका इलेक्शन कराता है, इसी तरह से उनको और भी चीजों में आनंद मैरिज एक्ट बनाया हुआ है, खुद इसी दिल्ली के अंदर भी दो साल पहले बनाया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाया हुआ है। तो लेकिन उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। सिख कौम जो है लड़ती है, सिख कौम जो है मुस्तकिल लगी रहती है, वहां कोई इख्तलाफ नहीं पैदा होता। वहां कोई दो आदमी आकर के है ना अपना झंडा नहीं गाड़ेंगे कि नहीं नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, सब कहेंगे कि हाँ हमको चाहिए। तो हमारी कौम को भी ऐसे ही चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई। दाढ़ी रखना तो जो है, बल्कि एक जमाने में, बल्कि आज भी फ्रेंच कट दाढ़ी जो है एक समझ लीजिए फैशन समझी जाती है। तो वो कोई दाढ़ी रखना तो ऐसी चीज नहीं, बल्कि अब तो आम हो गया है। अब तो सभी लोग रख रहे हैं दाढ़ी, जो है एक आम हो गया है, लेके मर्दानगी की निशानी है। तो अगर इस बात को सही तरीके से रखें तो ये नहीं एक साल में, लेकिन 4-5 साल में ये जरूर है कि एक माहौल बनेगा जिसके बाद जो है इसकी इजाजत मिल जाएगी। नामुमकिन नहीं है, लेकिन हम मांगे तो। अब मैं पत्रकार के नजरिए से कुछ चीजें आपसे समझना चाहता हूँ। इस दरोगा ने पहले कहा कि मैं नहीं कटवाऊंगा, फिर जब इसको सस्पेंड कर दिया गया तो इसने कटवा लिया। इसे आप सामाजिक तौर पे कैसे देखते हैं और दूसरे समाज के लोग इसको कैसे देखें और समझेंगे? देखिए, दरोगा साहब बेचारे डरे हुए हैं कि उनकी मुलाजमत गई तो मुलाजमत मिलेगी नहीं। आजकल तो मुलाजमत मिलती नहीं है। दूसरी ये कि उनको ये भी डरा होगा कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। ये भी तो जरूरी है कि आपके सामने जो है अभी सिख का मसला आता है, 50 एडवोकेट आगे खड़े हो जाते हैं फ्री में काम करने। आपके यहाँ तो नहीं खड़े होते। उनके यहाँ पूरी तंजीमें, एक जो है ड्राइवर को यहीं दिल्ली के अंदर जो पिछले साल मारा था पुलिस वालों ने, उसके बाद जो है पूरी कौम दिल्ली में जाकर के उस पुलिस स्टेशन के बाहर शाम को यानी काम खत्म कर दिए। उसके बाद जाकर के वहां पे हजारों लोग रोजाना जाकर के वहां पर ताली पीटते थे, क्या क्या पीटते थे, मैंने क्या करते थे, यहाँ तक के वो सारे पुलिस वाले सस्पेंड हुए। तो ये कौम ने दिखाया ना, खड़ी हुई। हमारी कौम नहीं दिखा रही है। अगर 10 पुलिस माफ कीजिएगा 10 वकील अभी जो दारोगा साहब के साथ खड़े हो जाएं और उनके केस को जो है नीचे सेशन कोर्ट में ले जाएं, बाद में हाई कोर्ट में ले जाएं, तो उनको मिलेगी, इजाजत मिलेगी। क्यों नहीं? ये तो एक ऐसी चीज है जो साबित की जा सकती है कि भाई हमारे दीन का हिस्सा है। भाई कुछ लोग नहीं रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे नबी ने कहा कि रखना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है। आपने कहा कि अदालत तक जाके ये लड़ाई लड़ी जा सकती थी, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे जजमेंट हैं पहले के, चंडीगढ़ का है, कुछ सेना के लोगों से जुड़ा हुआ है, जो मामले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि इजाजत है, दाढ़ी रख लीजिए। चलिए लेकिन आप कोशिश तो कीजिए भाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया तो हम खामोश हो जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने भी तो नजीर पैदा की जाएगी कि भाई अगर सिख रख सकते हैं, अगर नेवी में रख सकते हैं, तो और क्यों दूसरे नहीं रख सकते? आप ये कह सकते हैं कि भाई इतनी ही बड़ी होनी चाहिए, जैसे कि किरपान के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया रखें, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि भाई इतनी बड़ी बड़ी किरपान जो पूरी जो है ना वो तलवार होती है, वो रख के लो चलेंगे तो शायद वो उसका गलत इस्तेमाल हो। तो फिर जो है होम मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं 8 इंच की किरपान रखो। चलिए ठीक, उन्होंने मान लिया, वो इनकार नहीं करते उसका। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा होना चाहिए, अगर हम आखिर तक पहुंचे और हमारे कुछ वकील इस पे खड़े हों। कितने जो है दूसरे देखिए कौम के लोग जो है फ्री में इलेक्शन में केस लड़ते हैं। प्रशांत भूषण है, जेठमलानी है, जेठमलानी अक्सर केस जो फ्री में लड़ते थे। प्रशांत भूषण जो है, जो कि एक जो है हियरिंग के जो 5-10 लाख रुपए लेने वाले हैं, ये फ्री में लड़ते हैं। बहुत से ऐसे हमारी कौम में ऐसे लोग क्यों नहीं खड़े होते? मुझे नजर नहीं आता। मैं बात करना चाहता हूं संवैधानिक अधिकारों को लेकर, और इन अधिकारों को लेकर मैं तुलना करना चाहता हूं मुसलमानों और सिखों की। तो जो संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिस वक्त बनी थी और तमाम चीजें जो है लागू की जा रही थी धार्मिक आधार पे, सिखों को इतने अधिकार क्यों मिल गए, मुसलमानों को क्यों नहीं मिल पाए?
भाई देखिए, सिख कौम मुत्तहिद थी, हमारी कौम मुत्तहिद नहीं थी। सिख कौम जब जा करके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठी हुई थी तो वो कोई शिकस्त खुर्दा नहीं थी, वो कोई बुजदिल नहीं थी। उनके दिमाग में नहीं था कि भाई हमने पाकिस्तान ले लिया, ये सब कुछ भी नहीं था। तो हमारे जो लोग वहां बैठे हुए थे, जैसे बेगम एजाज रसूल वगैरह, इन लोगों से उन्होंने सब काम करा लिया। हमको रिजर्वेशन मिला हुआ था, आज हम रिजर्वेशन के लिए मांग कर रहे हैं, नहीं मिलता हमको। सर्चर कमेटी ने कह दिया, मिश्रा कमीशन ने कह दिया हमको नहीं मिलता। लेकिन उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये मिला हुआ था, मतलब अंग्रेजों ने दिया हुआ था रिजर्वेशन। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है इसको छोड़ दीजिए। पटेल जी ने कहा इन लोगों से और बेगम एजाज रसूल वगैरह से कि आप छोड़ दिए, हम आपको ज्यादा देंगे। अरे भाई ज्यादा तुम क्या दोगे, जो मिला हुआ वही रहने दो उसको। तो इन लोगों ने मान लिया। ऐसी बेगम एजाज रसूल साहिबा एक वाहिद है जिनकी वजह से उर्दू जो है हिंदुस्तान की जबान नहीं बनी। जब वहां पे वोटिंग हुई तो हिंदी और उर्दू को बराबर बराबर मिला, वोट मिला। इनके पास एक ज्यादा वोट था, एक ज्यादा मतलब एक ज्यादा उर्दू के साथ था। तो इनसे जाकर के, इनसे जो है सरदार पटेल वगैरह ने इनसे जाकर के वो कहा कि भाई तुम छोड़ दो, हम आपको बहुत ज्यादा देंगे, आप मत घबराइए आप। तो इन्होंने बेचारी एजाज रसूल ने कह दिया कि हमको उर्दू नहीं चाहिए हमको। तो भाई आपने मांगा होता, कम से कम इतना तो मांगा होता कि भाई सेकंड लैंग्वेज बना दो और इसको लिख दो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन नहीं किया, और आज हम मांग रहे हैं। और उसी यूपी के अंदर जहाँ पे उर्दू पैदा हुई वहां पे उन्होंने उसको निकाल दिया, बिल्कुल पूरी तरह से मिटा दिया पूरी तरह से। तो ये हमारी गलतियां हैं जिसको आज हम भुगत रहे हैं। क्या आपकी जानकारी में ऐसा कुछ है, जैसे सिखों ने कहा कि वो दाढ़ी रख सकते हैं, पगड़ी लगा सकते हैं, कृपान लेके चलते हैं, क्या मुसलमानों की तरफ से संविधान सभा में ऐसी कोई बात रखी गई थी, उसको हटा दिया गया था, या पहले मान लिया गया बाद में हटा दिया गया, ऐसा कुछ है जानकारी में? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना है, ना देखा है मैंने। लेकिन इतना तो मुझे मालूम है कि रिजर्वेशन मिला हुआ था, वो इन्होंने गंवा दिया। मिला हुआ था, ऐसे कुछ नहीं था कि नहीं, मिला हुआ था। और इसी तरह से उर्दू का मामला जो है, बेगम एजाज रसूल एक वाहिद जो है, वो वोट की वजह से जब इन्होंने वोट बदल दिया तो हिंदी जबान बन गई। आपने उस वक्त कम से कम इतना तो मुआहदा कर लिया होता, कि लिखवा लिया होता कि भाई वो हिंदी एक नंबर पे रहेगी, उर्दू 2 नंबर पे रहेगी। आपको क्या लगता है उस वक्त हालात ऐसे थे कि यूसुफ खान को अपना नाम दिलीप कुमार रखना पड़ता था, और मीना कुमारी का भी असली नाम जो है वो मुस्लिम एक लड़की का नाम है। ये हालात ऐसे थे कि बोल नहीं पा रहे थे लोग, डर में थे। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ जरूर रहा होगा, लेकिन जो लोग डर के रहते हैं उन्हें हक नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। आज भी नहीं मिलता और कभी भी नहीं मिलेगा, ना माजी में मिला है ना मुस्तकबिल में मिलेगा। तो हमारी कौम को ये सोच लेना चाहिए कि डर डर के जीने से तुम नहीं रहोगे। बहुत शुक्रिया, आपने आखिर में सही कहा कि डर डर के जीने से ना कभी इज्जत मिलेगी, ना कभी मान सम्मान मिलेगा, ना माजी में मिलेगा, यानी कि ना बीते हुए कल में मिला है, ना आने वाले कल में मिलेगा, ना आज मिलेगा। अपने मान सम्मान के लिए पहले खुद खड़ा होना पड़ेगा। सिख अपने मान सम्मान के लिए, अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए खड़े होते हैं तो वो इज्जत के साथ खड़े हुए हर जगह दिखाई भी देते हैं, अपनी बावकार पहचान के साथ। बहुत शुक्रिया, आपसे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे किसी और सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।